क्या तुमने कभी सोचा है बिग बैंग वाले इवेंट के पहले इस यूनिवर्स के अंदर क्या था? सिर्फ डार्कनेस या डार्क एनर्जी या किसी प्रकार का मॉन्स्टर? वैसे ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो फिलहाल नासा ने एक ऐसा ही टेलीस्कोप बना दिया है और उसे लॉन्च भी कर दिया है अर्थ की ऑर्बिट के अंदर, बट उसे असेंबल होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जहां नासा ये दावा करता है कि इस टेलीस्कोप से वो अर्थ की ऑर्बिट में रह के 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक देख सकता है और अपने रिसर्च को एक नेक्स्ट लेवल दे पाएगा, यानी कि स्पेस रिसर्च को। और अपना जो यूनिवर्स है वो 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स ओल्ड है, यानी कि 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स पुराना है। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चांसेस क्रिएट होते हैं कि हमें वो सारे सच पता चल जाएंगे कि बिग बैंग वाले इवेंट के पहले इस यूनिवर्स में क्या एग्जिस्ट करता था और क्या नहीं। आप सभी का स्वागत है फिक्शनल चैनल पे, जहां मैं हूं आपका होस्ट। और हम इस चैनल के अंदर साइंस फिक्शन से लेके साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ पॉप कल्चर मूवीज़ के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं जो कि साइंस से रिलेटेड होते हैं। और ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो अगर आपको लगे कि हमारा जो वीडियो है वो सपोर्ट दिखाने के लायक है, हमारे कंटेंट में दम है, तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस जर्नी का पार्ट बन जाओ। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फो में बता देता हूँ इस टेलीस्कोप के बारे में। तो इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसको नासा ने डिज़ाइन किया है कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हेल्प से। यानी कि तीनों लोगों ने कोलैबोरेट करके एक बढ़िया सा टेलीस्कोप बना लिया जो कि अपने प्रीवियस टेलीस्कोप से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि हबल टेलीस्कोप से। इस टेलीस्कोप को नाम दिया गया जेम्स ई वेब के ऊपर, जो कि नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे 1961 के टाइम पे, जब नासा का पहला अपोलो मिशन स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे इन्होंने काफ़ी तगड़ा रोल प्ले किया था उस मिशन के सक्सेस में। इस टेलीस्कोप को बनाने की कोशिश बहुत लंबे टाइम से की जा रही है, यानी कि 2000 के टाइम से, यानी कि जब अपना 2000 और 1990s का टाइम चल रहा था उस टाइम से। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज इसके रास्ते में आई, जिसकी वजह से ये बार बार डिले होता रहा। एक बार तो इसका जो रॉकेट था जिसके थ्रू इसको लॉन्च कराना था, उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया था। और अभी कोविड का टाइम तो चल ही रहा था, उसकी वजह से भी इसको बहुत टाइम तक डिले कर दिया गया। और अभी फिलहाल ये बन के रेडी हो चुका है और ये लॉन्च हो चुका है और अपने ऑर्बिट की तरफ मूव कर चुका है। इसका वेट अराउंड 61,000 kg का है। और साथ ही साथ इस टेलीस्कोप को इतना सेंसिटिव बनाया गया है कि अपने पिछले टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से ये 10,000 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव है। और साथ ही साथ इसमें और भी बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट फिट हुए हैं जिसमें ये बहुत सारे डिफरेंट रेंज की लाइट्स को रीड कर पाएगा और उनसे हमें एक परफेक्ट फीडबैक दे पाएगा, जिसकी वजह से हमें शायद सन और दूसरे प्लैनेट से भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इन सब के अलावा नासा ने ये दावा किया है कि जो अपना टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये बहुत सारे मिशंस को अचीव करने में सक्सेसफुल रहेगा, जिनमें से कुछ हैं ये पहली स्टार की लाइट को ढूंढने में सक्षम है, यानी कि वो स्टार जो कि सबसे पहले बना था बिग बैंग इवेंट के बाद, यानी कि इस यूनिवर्स का जो पहला स्टार है उस स्टार को ये फाइंड आउट कर पाएगा। और साथ ही साथ गैलेक्सी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को भी फाइंड करेगा, यानी कि एक गैलेक्सी किस तरह से बनती है और उसके बाद किस तरह से इवॉल्व होती है, इसके अंदर लाइफ फॉर्म कैसे पैदा होता है, इन सब के बारे में वो स्टडी करेगा और हम सबको बता पाएगा। इन सब के अलावा स्टार फॉर्मेशन और प्लैनेट फॉर्मेशन को भी ये अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएगा और प्लानिटरी सिस्टम्स और एक लाइफ कैसे ऑरिजिन होती है, किसी भी प्लैनेट के अंदर कोई लाइफ है भी या नहीं है, और अगर होती है तो फिर वो किस तरह से ऑरिजिन हो पाती है, इन सभी के बारे में एक प्रॉपर स्टडी हमें ये टेलीस्कोप करके देगा। अब जब इस टेलीस्कोप को रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था तब इसे L2 पॉइंट की तरफ भेजा गया था, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट में, यानी कि अर्थ जब सन को ऑर्बिट करती है तो उस पर 2 पॉइंट्स होते हैं, L1 और L2, और इनको लैग रेंज पॉइंट बोला जाता है। अब बेसिकली ये 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जहां एक ऐसा सिस्टम बनता है जब अर्थ और मून के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है किसी एक पॉइंट पर, उसे L1 और L2 बोलते हैं। और ये अर्थ और सन के बीच जो ऑर्बिट है उस पर सिर्फ 2 जगह पाए जाते हैं। तो इस टेलीस्कोप को रॉकेट के थ्रू इसी पॉइंट के अंदर भेजा जाएगा ताकि ये एक मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर पाए। और साथ ही साथ जब ये L2 पर जाएगा तब इसके ऊपर सन की डायरेक्ट रेडिएशंस नहीं पड़ेंगी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर उतना भी ज़्यादा हाई नहीं होगा। और स्टार्टिंग की फेज में ये करना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये टेलीस्कोप ऐसा टेलीस्कोप नहीं है कि बना बनाया रेडी है बस इसको वहाँ पे भेज दो। इस टेलीस्कोप को मिनिएचर फॉर्म में क्रिएट करके उस रॉकेट के अंदर स्टोर करके भेजा गया है। और जब ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तब इसके जो 12 डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करके फोल्ड करके रखा गया है, वो अपने आप को अनफोल्ड करेगा। इसके अंदर 120 मोटर्स लगे हुए हैं, तो उन्हीं मोटर्स की मदद से इसे अनफोल्ड किया जाएगा और एक एक प्रोसेस को बड़ी केयरफुल्ली किया जाएगा और धीरे धीरे किया जाएगा।
और जब तक ये टोटली अनफोल्ड नहीं हो जाता, इसके अंदर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना होगा, इसलिए इसे L2 पॉइंट पर भेजा जा रहा है ताकि सन की डायरेक्ट रेडिएशन इस पर ना पड़े। अब जब ये एक बार पूरी तरह से अनफोल्ड हो जाएगा तो फिर सन से इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेस है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इस पूरे टेलीस्कोप को गोल्ड की प्लेटिंग से कवर किया गया है, जिसकी वजह से ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड दोनों तरह की रेस से ड्यूरेबल है और उन दोनों ही रेस को रिफ्लेक्ट करने के काबिल है। अब मज़े की बात तो ये है कि ये टेलीस्कोप जो है वो हबल टेलीस्कोप के आधे वेट का है। मतलब जो पिछला टेलीस्कोप था वो काफ़ी भारी था, लेकिन ये टेलीस्कोप काफ़ी ज़्यादा हल्का है। तो L2 पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये पूरी तरह से अनफोल्ड होगा, जिसके बाद ये ऑर्बिटिंग स्टार्ट करेगा अर्थ की। अब यहाँ पे डरने वाली बात सिर्फ एक ही है, ये जो अपना L2 पॉइंट है ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब अपना जो अर्थ और मून की जो डिस्टेंस है इसको आप 4 टाइम्स एक्सपेंड कर दो, उसके बाद आपको L2 पॉइंट मिलेगा। मतलब इतना दूर जाके इस टेलीस्कोप को सेटअप किया जाएगा और इतनी दूर से ही ये अर्थ को ऑर्बिट करेगा। तो मतलब अगर इस टेलीस्कोप के अंदर कुछ भी डिफेक्ट आता है, कुछ भी टेक्नोलॉजिकल या फिर कुछ भी तरह का डिफेक्ट आता है, तो फिर नासा की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ भेज पाए और फिर वो लोग उसको ठीक कर पाए मैनुअली। तो अगर कुछ फिजिकल एरर या डिफ़ॉल्ट आता है उस टेलीस्कोप के अंदर तो समझ जाओ कि वो टेलीस्कोप अब किसी काम का नहीं। इतना पैसा वेस्ट हुआ, इतनी मेहनत वेस्ट हुई, वो टेलीस्कोप वहाँ पे बस ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, अब हमारे किसी काम में नहीं आएगा। तो लेट्स प्रे कि वो मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए और थोड़ा भी डिफ़ॉल्ट ना हो। वैसे ये चीज़ वाकई में डराने वाली है कि आप कम से कम 20 से 30 साल से मेहनत कर रहे हो, बहुत सारे इक्वेशंस और फार्मूला लगा के कितने मेहनत से टेलीस्कोप बनाया और इतने सारे पैसों को वेस्ट किया, और एट द एंड ऑफ द डे एक छोटा सा तार या फिर किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट हो जाए, मिस हो जाए, तो फिर आपकी वो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और फिलहाल अपनी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं है कि अपन एस्ट्रोनॉट्स को भेज के उसको जाके वहाँ पर रिपेयर करा पाए। अब इस टेलीस्कोप का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये अपने पिछले टेलीस्कोप से हाफ वेट का है और साथ ही साथ उससे कम से कम 1000 ज़्यादा पावरफुल है। ये 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स तक देख पाएगा, तो हमें बहुत से स्पेस के ऐसे सीक्रेट है जो कि पता चल जाएंगे, क्योंकि स्पेस और टाइम दोनों बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। तो इनके बारे में जितना जानो ये उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट थोड़ा तिरछा होता जाता है। तो फिलहाल यही थी एक छोटी सी वीडियो जहाँ पे मैंने जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे कंटेंट में थोड़ा बहुत भी दम है, क्वालिटी है हमारे कंटेंट के अंदर, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बताओ कि भाई इस अर्थ के अंदर क्या हो रहा है। हम लोग एक नेक्स्ट लेवल स्पेस जनरेशन के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, स्पेस, एस्ट्रोफिजिक्स और बहुत सारी साइंस फिक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन दबा देना ताकि मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।